गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने उपकोषों के बारे में बताया था। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष, और उन उपकोषों में कौन कौन से कक्षक पाए जाते हैं ये बताया था, और उनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ये बताया था। अपन ने कहा था एस उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है, इसलिए एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, और एस उपकोष स्टार्ट हो जाता है पहले कोष से 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, इस प्रकार से। फिर अपन ने बताया था पी उपकोष है वो दूसरे कोष से स्टार्ट होता है 2p, 3p, 4p, इस प्रकार से, और एक पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं px, py और pz। तो 3 कक्षक होते हैं तो एक पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। फिर अपन ने बताया था डी है वो तीसरे कोष से स्टार्ट होता है 3d, 4d, 5d, 6d, और एक डी में 5 कक्षक होते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। अब 5 कक्षक तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10, तो एक डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। और एफ उपकोष है वो चौथे कोष से स्टार्ट होता है 4f, 5f, 6f, इस प्रकार से, और एक एफ उपकोष में होते हैं 7 कक्षक। 7 कक्षक तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14। ठीक है। एस की आकृति गोलाकार, पी की आकृति डमलाकार, डी की आकृति द्विडमलाकार, और एफ की आकृति है वो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वांटम संख्याएं। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वांटम संख्याएं। तो देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा चक्रण को बताने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। तो देखो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और चक्रण को बताने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। उन 4 संख्याओं क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। अब ये 4 क्वांटम संख्याएं इस प्रकार से है। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको दर्शाते हैं स्मॉल n से। दूसरी होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको दर्शाते हैं स्मॉल l से। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको दर्शाते हैं स्मॉल m से। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको दर्शाते हैं स्मॉल s से।
तो ये 4 क्वांटम संख्याएं होती है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और चक्रण और ऊर्जा को बताने के लिए सहायक होती है। ठीक है, अब देखिए जो मुख्य क्वांटम संख्या है जिसको स्मॉल n से दर्शाते हैं, इसको बताया था नील्स बोहर ने। ठीक है, नील्स बोहर ने अपने मॉडल में स्मॉल n से किसको दर्शाया था? कोश या ऊर्जा स्तर को, है ना। तो यहां स्मॉल n का मतलब वही है, कोश या ऊर्जा स्तर। ठीक है, यानी ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये किसको प्रदर्शित करेगी? कोश को प्रदर्शित करेगी। ठीक है ना। L है दिगंशी क्वांटम संख्या, इसको बताया था सोमरफेल्ड ने। चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m को बताया था लिंडे नामक वैज्ञानिक ने। और जो चक्रण क्वांटम संख्या है स्मॉल s, इसको बताया था यूलेनबर्ग तथा गॉडमिट ने। ठीक है, तो ये इन चारों क्वांटम संख्याओं से संबंधित साइंटिस्ट के नेम हैं। अब देखिए अपन ने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को इस प्रकार से बताया था। कोश के अंदर होते हैं उपकोश, उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक, और कक्षक के अंदर भरे जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अपन ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को इस प्रकार से बताया था। अपन कोश के बारे में पढ़ चुके हैं जो होते हैं K, L, M, N, इस प्रकार से। उपकोश के बारे में अपन पढ़ चुके हैं S, P, D, F, ये उपकोश होते हैं। और उपकोश के अंदर जो कक्षक है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। S कक्षक होते हैं, P के अंदर 3 होते हैं, PX, PY और PZ। D के अंदर 5 होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर। F के कक्षकों का नामांकन किया नहीं गया है ना। तो इस प्रकार से ये कक्षक होते हैं और कक्षक के अंदर भरे जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। अब एक कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिसका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है, एक का ऊपर की तरफ और दूसरे का नीचे की तरफ, है ना। तो देखिए आप यहां इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में 4 चीजें देख रहे हो, कोश, उपकोश, कक्षक, इलेक्ट्रॉन। और क्वांटम संख्याएं भी कितनी है? 4 ही है ना। तो यहां प्रत्येक एक चीज के लिए एक क्वांटम संख्या निर्धारित की गई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है कोश। तो कोश के लिए पहली क्वांटम संख्या निर्धारित की गई है जो है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको दर्शाते हैं स्मॉल n से। तो जो पहली क्वांटम संख्या है स्मॉल n, ये किसको प्रदर्शित करेगी? कोश को। दूसरी क्वांटम संख्या है दिगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l, ये प्रदर्शित करेगी किसको? उपकोश को। ठीक है, और जो तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये प्रदर्शित करेगी कक्षक को। और जो फोर्थ क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या, ये प्रदर्शित करेगी इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। ठीक है, तो इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो देखिए
अब जो पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको नील्स बोहर ने बताया था, और यह जो क्वांटम संख्या है वो किसे प्रदर्शित करती है? कोस को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखिए कोस है वो इस प्रकार से होते हैं के एल एम एन अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार से होते हैं कोस। ठीक है, तो प्रत्येक कोस के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का एक मान होगा। तो देखिए अब अपन इन कोषों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या यानी स्मॉल n का मान लिखेंगे। तो k पहला कोष होता है तो इसके लिए स्मॉल n का मान 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, अल्फा के लिए 5, बीटा के लिए 6, गामा के लिए 7। तो अपन देख सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या है स्मॉल n, उसका मान कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, है ना। अब देखो अपन ने पीछे उपकोषों के बारे में पढ़ा था और अपन ने बताया था उपकोष इस प्रकार से होते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, है ना। p है वो 2 से स्टार्ट होता है 2p 3p 4p 5p 6p 7p, d 3 से 3d 4d 5d 6d, f 4 से 4f 5f इस प्रकार से, है ना। अब इन उपकोषों के आगे जो संख्या लिखी हुई है आप देख रहे हो, इन उपकोषों के आगे क्या लिखी हुई है? संख्या। ये संख्या किसको प्रदर्शित करती है? कोष को प्रदर्शित करती है ना। यानी ये 1s कौन से कोष में है? पहले कोष यानी k में। 2s और 2p इनके आगे संख्या है 2, यानी ये दूसरे कोष में है, l कोष में है। 3s 3p 3d ये तीसरे कोष में है, यानी कि m में है। ठीक है, 4s 4p 4d 4f इनके आगे संख्या है 4, यानी ये कौन से कोष में है? चौथे कोष में है ना। तो इस प्रकार इन उपकोषों के आगे जो संख्या लिखी होती है वो किसको बताती है? कोष को, यानी वो किसका मान होता है? मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है वो। ठीक है, तो ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गई जो कोष को प्रदर्शित करती है और इसका मान 1 से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए दूसरी है दिगंशी क्वांटम संख्या, जो बताती है किसको? स्मॉल l। ठीक है, स्मॉल l से दर्शाते हैं इसको, और इसकी खोज की थी किसने? सोमरफील्ड ने। ठीक है, अब देखिए मुख्य क्वांटम संख्या ने कोष को प्रदर्शित किया था, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को प्रदर्शित करती है। दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब अपन को पता है उपकोष है वो 4 होते हैं। उपकोष 4 होते हैं, कौन कौन से? s p
P, D, F, ये उपकोष होते हैं, है ना। तो प्रत्येक उपकोष के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का एक मान होगा। अब देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या का मान स्टार्ट हुआ था 1 से, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान स्टार्ट होता है 0 से। तो पहला जो उपकोष है S उपकोष, इसके लिए दिगंशी का मान होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ठीक है। तो इस प्रकार 4 उपकोष होते हैं, प्रत्येक उपकोष के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या L का एक मान होता है, और L का मान मुख्य क्वांटम संख्या से पीछे से यानी 0 से स्टार्ट होता है। मुख्य का स्टार्ट हुआ था 1 से, इसका 0 से, है ना। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि स्मॉल n जो है मुख्य क्वांटम संख्या, इसका मान हमेशा L यानी दिगंशी क्वांटम संख्या से क्या होता है, ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 से स्टार्ट होता है, जबकि दिगंशी का मान 0 से स्टार्ट होता है। यानी इन दोनों में अपन ये कनेक्शन बता सकते हैं, n का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, L से। तो ये कंडीशन तो संभव है। ठीक है, जबकि यदि L का मान कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, और स्मॉल n का मान L के बराबर भी नहीं हो सकता, तो ये जो दोनों कंडीशन है वो असंभव है। ठीक है। अब यहां से अपन को पता चलेगा कि 1p क्यों नहीं होता, 1d क्यों नहीं होता, 2d क्यों नहीं होता, 1f 2f 3f क्यों नहीं होते, है ना। p कहां से स्टार्ट होता है, 2p से, 1p नहीं होता। अब देखो 1p, अब 1p के लिए अपन मुख्य क्वांटम संख्या का मान देखें तो आगे जो संख्या लगी होती है वही मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो स्मॉल n का मान इसके लिए 1। अब उपकोष कौन सा है, p, तो p उपकोष के लिए दिगंशी L का मान 1, तो यहाँ L का मान हो गया 1। तो दोनों के मान क्या है, 1 1 है। तो इसके लिए n बराबर है किसके, L के। तो n कभी भी L के बराबर नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसलिए 1p नहीं होता, क्योंकि यहाँ n बराबर L है जो कि क्या है, असंभव है। ठीक है ना, इसलिए 1p नहीं होता। अब देखिए 2d भी नहीं होता, d स्टार्ट होता है 3 से, है ना। 2d नहीं होता, तो यहाँ पे देखिए 2d के लिए स्मॉल n का मान 2, क्योंकि आगे संख्या 2 लगी है, और d है, d उपकोष है, तो इसके लिए l का मान 2, तो यहाँ l का मान 2, तो इसके लिए भी n बराबर है l के। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अब इसी प्रकार f है वो 4 से स्टार्ट होता है, यानी 3f है वो नहीं होता। तो इस 3f के लिए स्मॉल n का मान 3, f है तो l का मान 3, यानी यहाँ पे स्मॉल n बराबर है l, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या है, असंभव है ना।
तो ये दोनों कंडीशन संभव नहीं होती। अब जैसे 2f है, 2f नहीं होता, तो इसके लिए देखो स्मॉल n का मान 2 और f है तो l का मान 3। अब l 3 है, n 2 है, l ज़्यादा हो गया किससे? n से, ठीक है। l बड़ा हो गया किससे? n से। तो l कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन भी क्या है? असंभव है, ठीक है ना। इसलिए इसको आप यहां से बता सकते हो कि ये 1p 1d 2d ये क्यों नहीं होते, ठीक है ना। इस चीज को आप मुख्य और दिगंशी क्वांटम संख्या के इस संबंध से बता सकते हो। अब देखो 4s होता है, अब 4s होता है तो उसके लिए आपको यही कनेक्शन मिलेगा जो कि संभव है। n बड़ा मिलेगा किससे? l से। यहाँ स्मॉल n का मान 4, s है तो s के लिए l का मान 0 है ना, तो n बड़ा है किससे? l से। तो ये कंडीशन पॉसिबल होती है, इसलिए 4s होता है ना। 2p होता है, p 2 से स्टार्ट हो जाता है ना। अब 2p होता है, अब इसके लिए स्मॉल n आगे 2 लगा है, स्मॉल n का मान 2 और उपकोष कौन सा है? p, तो p उपकोष के लिए l का मान 1 है ना। तो यहाँ पे भी n है वो बड़ा है किससे? l से। n 2 है, l 1 है, यहाँ पे भी n बड़ा है l से, तो ये भी संभव है, तो इसलिए 2p होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मुख्य क्वांटम संख्या कोष को बताती है और दिगंशी क्वांटम संख्या है वो उपकोष को बताती है, और मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमेशा दिगंशी क्वांटम संख्या से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में कनेक्शन है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, चक्रण और ऊर्जा को बताने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ती है। मुख्य, दिगंशी, चुंबकीय, चक्रण, ठीक है। इनमें से 2 क्वांटम संख्याओं को अपन बता चुके हैं, मुख्य और दिगंशी। अब बच गई चुंबकीय और चक्रण, ठीक है। चुंबकीय बताएगी कक्षक को और चक्रण बताएगी इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। ये जो क्वांटम संख्या है दोनों, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। इन दोनों क्वांटम संख्याओं को आप पढ़ के तैयार रखना, फिर अपन नेक्स्ट वाली क्लास में जो बाकी की 2 क्वांटम संख्याएं हैं वो कंप्लीट करेंगे।